हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को लेकर फोकस्ड होंगे। मैं सूरज वर्मा आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। तो आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 8 इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के 7 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और उनके रिवीजन के लिए पीडीएफ नोट्स उनके डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिए गए हैं और इन सारी वीडियोज़ की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा जिससे आप इन फ्यूचर ईजिली रिवाइज कर सकें। तो चलिए बिना देरी करे चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमारा है इंडिया क्लाइमेट वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो इस चैप्टर में हम क्या समझेंगे कि इंडिया जो हमारी कंट्री है उसका क्लाइमेट किस टाइप का है, यहाँ कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशंस पाई जाती हैं और कितने टाइप की वाइल्ड लाइफ हमारे यहाँ देखने को मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कहता है हमसे कि आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे डेली या टीवी पे देखते होंगे या लोगों को आपस में बात करते हुए सुनते होंगे वेदर के बारे में। तो आपको पता होना चाहिए कि वेदर जो होता है वो डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर को वेदर बोला जाता है। अब वेदर को समझने के लिए हमको दोनों टर्म समझनी पड़ेगी, एक होता है वेदर और दूसरा होता है क्लाइमेट। जो वेदर होता है आप इसको ऐसे एग्जाम्पल से समझिए कि जैसे मान लो दिल्ली में आज बारिश हो रही है। ऐसा हो सकता है कि कल बहुत तेज़ धूप निकले, गर्मी मौसम हो, उसके अगले दिन ऐसा हो कि मौसम ठंडा हो या बादल छाए हुए हो। तो वेदर क्या होता है, डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, तो उस टर्म्स को हम क्या करते हैं, वेदर। सेम जो क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट ये डे टू डे चेंज होने वाली चीज़ नहीं है। क्लाइमेट क्या होता है कि जो वेदर कंडीशंस होती हैं किसी प्लेस की ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उनका एवरेज ही क्लाइमेट कहलाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम समझ सकते हैं कि हमने मनाली जाने का प्लान बनाया। अब मनाली का हमने प्लान क्यों बनाया, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जो मनाली का क्लाइमेट है वो कोल्ड है। बट जब हम वहाँ पहुँचे तो हमको पता लगा कि वहाँ तो धूप निकली हुई है, थोड़ा गर्म मौसम है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वेदर होता है वो क्या होता है कि आपको क्या मिला, बट यू इसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, गेट। और क्लाइमेट होता है व्हाट यू एक्सपेक्ट, व्हाट यू एक्सपेक्ट। यानी कि हमने एक्सपेक्ट करा कि जो मनाली का क्लाइमेट जो है वो ठंडा होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने एक्सपेक्ट करा कि वहाँ का मौसम ठंडा होगा, बट वहाँ जाके पहुँचे तो पता लगा कि वहाँ का मौसम गर्म है। तो ये जो चेंजेस हुए एटमॉस्फेयर में, जो सडनली चेंज हुआ, ये क्या था, वेदर का एग्जाम्पल था। और जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो लगभग 20-25 सालों से हम एवरेज देखेंगे तो वहाँ का मौसम ठंडा रहता है, तो वो क्या हुआ, क्लाइमेट हुआ। आई थिंक थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा, बाकी इसको हम हायर क्लासेस में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो वेदर क्या है, डे टू डे चेंजेस जो होते हैं एटमॉस्फेयर में उसको वेदर बोला जाता है। अब ये चेंजेस टेम्परेचर में भी हो सकते हैं, रेनफॉल में भी चेंजेस हो सकते हैं, सनशाइन में भी चेंजेस हो सकते हैं। मतलब कहीं पे टेम्परेचर ज़्यादा है, कहीं पे कम हो गया। मतलब सुबह मौसम ठंडा था, दोपहर के टाइम गर्म हो गया, तो ये भी टेम्परेचर में चेंज हो गया। तो वेदर क्या है, कुछ मिनट्स में भी, कुछ सेकंड में भी चेंज हो सकता है, कुछ दिनों में भी चेंज हो सकता है। बट जो क्लाइमेट होता है वो बहुत लंबे समय तक का देखा जाता है, लगभग ऑन एन एवरेज 25 साल का वेदर कंडीशंस निकाली जाती हैं किसी प्लेस की, तब क्लाइमेट डिसाइड करा जाता है। फॉर एग्जांपल, ये जो क्लाइमेटिक सॉरी ये जो वेदर कंडीशंस चेंज हो रही हैं, ऐसा हो सकता है कि कभी हॉट हो कभी कोल्ड हो जाए, कभी ऐसा हो कि एकदम सनी मौसम है और कभी क्लाउडी मौसम हो जाए, कभी विंड चलने लगे, कभी मौसम ठंडा हो जाए। तो ये सारा वेदर, जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, ये वेदर की कैटेगरी में आएगा। आपने नोटिस करा होगा कि जब कंटिन्यूअसली हॉट वाला मौसम होता है तो आप क्या करते हो, आपको किसी गर्म कपड़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप ठंडा कोल्ड ड्रिंक पीना पसंद करते हो, बहुत सारी चीज़ें खाना पसंद करते हो। वही ठंडा मौसम हो तो आप वुलन क्लोथ्स के बिना आपका गुजारा नहीं चल पाएगा। ठीक है, खाने के हैबिट आपके चेंज हो जाएंगे। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर देखने को मिलते हैं। आगे कहता है कि जो सीज़न होते हैं इंडिया के अंदर उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। यानी कि इंडिया का जो पूरा क्लाइमेट है उसमें अगर आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट सीजन्स देखने को मिलेंगे। इसमें से पहला सीज़न बोल रहा है कोल्ड वेदर सीज़न, जो कि दिसंबर से फ़ेब का महीना होता है। यहाँ मौसम ठंडा रहता है। हॉट वेदर सीज़न यानी कि गर्मी वाला समर मौसम, मार्च से लेकर मई तक। साउथ वेस्ट मानसून, जब मानसून एंटर करता है इंडिया के अंदर, जिसको रेनी सीजन भी बोला जाता है, फर्स्ट वीक ऑफ जून में एंटर कर जाता है भारत के अंदर और ये चलता है जून से लेकर सितंबर तक। लास्ट है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, जिसको ऑटम सीजन भी बोला जाता है और ये चलता है अक्टूबर से नवंबर तक का महीने तक का। तो चलिए वन बाय वन इन सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारा कोल्ड वेदर सीजन, या फिर जिसको विंटर सीजन भी बोला जाता है। कहता है ड्यूरिंग द विंटर द सन रेज डू नॉट फॉल डायरेक्टली इन द रीजन। जब सर्दी का मौसम होता है तो इस इलाके में सन रेज जो हैं वो डायरेक्टली नहीं पड़ती। क्योंकि हमने जब रिवोल्यूशन ऑफ द अर्थ वाला टॉपिक पढ़ा था तो हमने डिस्कस करा था
कि विंटर के टाइम पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की साइड यानी कि सदर्न हेमिस्फेयर में सनरेज डायरेक्टली पड़ती हैं और नदर्न हेमिस्फेयर में गर्मी के मौसम में सनरेज यहाँ डायरेक्टली पड़ती हैं नदर्न हेमिस्फेयर में, और जब विंटर का सीजन आता है तो सनरेज डायरेक्टली सदर्न हेमिस्फेयर में शिफ्ट हो जाती हैं, इसलिए यहाँ पे ठंड का मौसम आ जाता है। ठीक है। एज अ रिजल्ट टेम्परेचर आर क्वाइट लोअर इन नदर्न इंडिया, तो नदर्न इंडिया में टेम्परेचर लो हो जाता है क्योंकि सनरेज डायरेक्टली नदर्न हेमिस्फेयर में नहीं पड़ती। नेक्स्ट आता है हॉट वेदर सीजन या फिर जिसको समर सीजन बोलते हैं। इस सीजन में क्या होता है, सनरेज जो है मोर और लेस डायरेक्टली सीधी पड़ती हैं इस रीजन में। टेम्परेचर धीरे धीरे हाई होता चला जाता है और हॉट और ड्राई विंड्स चलने लगती हैं जिसको लू के नाम से जाना जाता है, जो कि पूरे दिन चलती रहती है। आगे कुछ मज़े की बात कह रहा है कि आपने कई टाइप के शरबत पिए होंगे, कुछ मैंगो से बने हुए, कुछ अलग चीज़ से बने हुए, मतलब ये तो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है कि मतलब पहले कहानी समझ लो कि ऐसे ही बोलता है कि समर जब ख़त्म होता है पहली बारिश होती है बहुत खुशी होती है ये वो, लेकिन जो लास्ट में समझने वाली चीज़ है वो ये है कि अलग अलग जगह पे रेन को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी में रेन को क्या बोला जाता है, वर्षा। यहाँ देखिए हिंदी में वर्षा बोला जाता है, उर्दू में बारिश बोला जाता है, मराठी में पाउस बोला जाता है और बंगाली में वर्षा बोला जाता है। तो ये हमको नाम याद रखने हैं क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी यहाँ से सवाल पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो साउथ वेस्ट मानसून सीजन या फिर रेनी सीजन। अब इसको साउथ वेस्ट मानसून सीजन किस लिए कहा जाता है, इसे यहाँ से समझिए कि अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे नॉर्थ था, यहाँ साउथ था, यहाँ वेस्ट, इधर की साइड ईस्ट। तो जो इंडिया के अंदर मानसून एंटर करता है वो इस डायरेक्शन से करता है। तो ये कौन सी डायरेक्शन हुई, साउथ वेस्ट डायरेक्शन, इसलिए इंडिया के अंदर जो मानसून आता है उसको साउथ वेस्ट मानसून बोलता है। ठीक है। दिस सीजन इज मार्क्ड बाई ऑनसेट एंड एडवांस ऑफ मानसून। इस मानसून को मार्क करा जाता है कब, जब भारत के अंदर मानसून एंटर कर जाता है। द विंड्स ब्लो फ्रॉम अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल टूवर्ड्स द लैंड। इस टाइम पे क्या होता है कि यहाँ पे जो अरेबियन सी है और यहाँ जो बे ऑफ बंगाल है, यहाँ से जो हवाएं क्या करती हैं, ट्रैवल करती हैं लैंड की तरफ, ज़मीन की तरफ, और इनके साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं अपने साथ में। और जैसे ये माउंटेन बैरियर से टकराती हैं तो वहाँ रुक के वहाँ पे खूब सारी बारिश करती हैं। एक बार इमेज के थ्रू समझ लेते हैं इसको। यहाँ देखिए ये जो मानसून भारत में एंटर करता है दो ब्रांचेस से करता है, एक तो अरेबियन सी, यहाँ पे अरेबियन सी है, एक तो अरेबियन सी से एंटर करता है, दूसरा देखोगे बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच से एंटर कर रहा है। और ये अपने साथ मॉइस्चर लेके जाती हैं, इसलिए जब ये लैंड पे एंटर करती हैं और यहाँ इनके सामने कुछ बैरियर आता है, जैसे यहाँ पे सह्याद्रीज हैं, वेस्टर्न घाट है, यहाँ पे हिमालय है, जब यहाँ पे टकराती हैं तो यहाँ पे ये रेनफॉल करती हैं बहुत तगड़ी। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समझ में आ गई होगी ये चीज़। नेक्स्ट है सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून, और जिसको ऑटम सीजन भी बोला जाता है। यहाँ पे विंड्स क्या करती हैं, मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं, इसको रिट्रीटिंग मानसून कहा जाता है। मतलब ऐसे समझिए कि जब मानसून वाली विंड्स एंटर करती हैं भारत के अंदर तो अपने साथ मॉइस्चर लेके आती हैं, और जब इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है तो ये वापसी ट्रैवल करते किधर हुई, लैंड से किधर की तरफ ट्रैवल करती हैं, बे ऑफ बंगाल की तरफ, जैसे इस वाली इमेज में हमको दिखा रखा है, ये रिट्रीटिंग मानसून का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे क्योंकि जो जितनी भी विंड्स हैं उनका सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका है, इसलिए अब ये ड्राई विंड्स हैं जो ट्रैवल कर रही हैं। बट यहाँ देखोगे कि जो विंड्स यहाँ से ट्रैवल करती हुई जा रही हैं वो बे ऑफ बंगाल में समुद्र के ऊपर से जब ट्रैवल करते हुए जाएंगी तो यहाँ से ये मॉइस्चर उठा लेती हैं, और जब रिट्रीटिंग मानसून का टाइम आता है तो यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश वाले कोस्ट पे बारिश करती हुई जाती हैं। ठीक है। क्योंकि यहाँ से ऐसे सवाल पूछ सकता है कि बताओ विंटर सीजन में किस जगह पे बारिश होती है। तो जब ऑनसेट ऑफ मानसून होता है उस टाइम तो पूरे इंडिया में बारिश होती है, लेकिन जब रिट्रीटिंग मानसून वाला पीरियड आता है तो तमिलनाडु के कोस्ट पे बारिश होती है विंटर सीजन में भी। आगे पढ़ते हैं। तो वही कह रहा है कि मेनलैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ मूव करने लग जाती हैं वापसी, इसी सीजन को रिट्रीटिंग मानसून भी बोला जाता है। द सदर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया पर्टिकुलरली तमिलनाडु और जो आंध्र प्रदेश है यहाँ पर रेनफॉल होती है इस सीजन में। हाउएवर द क्लाइमेट इज़ अबाउट, अब यहाँ पे हमको क्लाइमेट के बारे में बता रहा है कि क्लाइमेट क्या है, एवरेज वेदर कंडीशंस होती हैं किसी भी जगह की ओवर मैनी ईयर्स, मिनिमम लगभग 20 25 30 साल का एवरेज निकाला जाता है तो उसको क्लाइमेट बोला जाता है।
क्लाइमेट जो इंडिया का है उसको ब्रॉडली हम डिस्क्राइब कर सकते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, तो उसका आंसर क्या दोगे कि मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है इंडिया के अंदर। और ये जो मॉनसून वर्ड है ये अरेबिक वर्ड है, जिसमें मतलब मॉनसून बना है एक अरेबिक वर्ड मौसिम से, और मौसिम का मतलब होता है सीजन्स। ठीक है, तो ये मॉनसून जो वर्ड लिया गया है एक अरेबिक वर्ड मौसिम से लिया गया है। ड्यू टू इंडियाज़ लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। अब ट्रॉपिकल रीजन का मतलब समझते हो कि अगर यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है, तो यहाँ 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और यहाँ 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो इसके बीच का जो इलाका है ये सारा ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। कहता है ट्रॉपिकल जोन में होने के कारण इंडिया में रेन जो है वो मानसून विंड के कारण ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर जो है इंडिया का वो मेनली डिपेंडेंट है रेन पे। मतलब अगर किसी समय ऐसा हुआ कि जो मानसून वीक हो गया या फिर फेल हो गया या फिर मानसून लेट आया, तो उस केस में हमारे यहाँ क्रॉप्स को बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, क्योंकि मेनली देखोगे इंडिया के अंदर इरिगेशनल फैसिलिटीज़ उतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है सब जगह। तो ज़्यादातर जो फार्मर्स हैं हमारे वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन के ऊपर डिपेंडेंट है। गुड मानसून मीन्स एडिक्वेट रेन एंड अ बाउंटीफुल क्रॉप। तो अच्छी बारिश होगी तो फसल भी अच्छी होगी और किसानों को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है रेन अच्छी होने से। अब यहाँ हमसे कहता है व्हाट वुड हैपन इफ़ मानसून वीक और इवन वर्स। कहता है क्या होगा अगर मान लो किसी केस में मानसून वीक हो जाए या फिर बिल्कुल ही कंडीशंस ख़राब हो जाएं, तो क्रॉप्स क्या होगी उस केस में, अफेक्ट होगी नॉट अफेक्ट होगी, अफेक्टेड होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा रेनफॉल पर ही डिपेंडेंट है हमारे फार्मर्स। द लेवल्स ऑफ द वाटर इन वेल, जो वेल्स में वाटर है वो क्या होगा, गो डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, क्योंकि रेन क्या करती है, रिप्लेनिश करती है, उस चीज़ को रिकवर करती है। समर क्या हो जाएंगे, लॉन्गर हो जाएंगे, क्योंकि समर के बाद जब मानसून जो है वो लेट आएगा तो समर जो है वो लॉन्गेस्ट हो जाएंगे। और ये आप समझ चुके हैं जब मानसून एंटर करता है भारत में और ये जब मानसून की वापसी होती है वाला सीजन। आगे बढ़ते हैं। कहता है किसी भी जगह का जो क्लाइमेट है वो इफ़ेक्ट करता है उसकी लोकेशन, एल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी और रिलीफ फीचर। ये कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि किसी भी प्लेस की क्लाइमेट को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे पहला देखते हैं लोकेशन। अब ये जो लोकेशन के बारे में हमको बता रहा है, यहाँ पे हम लोकेशन को लैटिट्यूड से समझ सकते हैं, लैटिट्यूड। और पहले ही हमने कई चैप्टर्स में कई बार लैटिट्यूड के बारे में डिस्कशन करा है कि अगर मान लो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 23.5 डिग्री, ये 66.5 डिग्री, फिर ये 90 डिग्री। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते रहेंगे वैसे वैसे क्या होता है कि सन रेज जो हैं वो स्लांटिंग बढ़ती हैं, और जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होता जाएगा, कम होता जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई प्लेस यहाँ है इस वाले जोन में तो वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ेगी, जिसको टॉरिड जोन बोलते थे। फिर टेम्परेट जोन में गर्मी कम पड़ती है। और फिर अगर फ्रिजिड जोन में अगर कोई कंट्री या कोई भी लोकेशन कोई भी प्लेस आता है तो वहाँ का टेम्परेचर तो एकदम ही ठंडा होगा। तो लोकेशन डिसाइड करती है कि किसी जगह का क्लाइमेट कैसे होगा। नेक्स्ट आता है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड क्या होता है कि जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे हम हाई ऑल्टीट्यूड पर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, डेंसिटी कम होती जाती है एटमॉस्फेयर की, और डेंसिटी कम होने की वजह से उसका टेम्परेचर घटता जाता है। जैसे जैसे हम पहाड़ों पे ऊपर चलते जाते हैं ऊपर मौसम ठंडा होता जाता है, नीचे गर्मी ज़्यादा पड़ती है। तो जो पहाड़ी इलाके हैं जो ऊपर बसे हुए हैं वहाँ पर मौसम ठंडा होगा एज़ कम्पेयर टू द प्लेन एरिया। तो एल्टीट्यूड इस तरीके से अफेक्ट करता है। डिस्टेंस फ्रॉम द सी, जो सी होता है वो अपने आसपास के इलाके के मॉडरेट करता है। जितने भी एरियाज सी के बगल में बसे हुए हैं यहाँ पे मॉडरेटिंग टेम्परेचर देखने को मिलता है, क्योंकि डेली मौसम पानी ठंडा और गर्म होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और फिर उस गर्मी को मॉडरेट कर देता है। और जो एरियाज समुद्र से दूर हैं वहाँ पे हमको एक्सट्रीम कंडीशन देखने को मिलती है। जैसे एग्जांपल के लिए दिल्ली हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया। इन जगह पे अगर गर्मी पड़ेगी समर सीजन में तो गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, अगर सर्दी भी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ेगी। बट जो एरियाज़ कहाँ हैं सी के आसपास हैं वहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट रहता है। नेक्स्ट आता है रिलीफ फीचर। रिलीफ फीचर भी अफेक्ट करता है किसी भी जगह के प्लेस को, जैसे कि सॉरी क्लाइमेट को। जैसे मान लो कोई इलाका ऐसा है, जैसे ये माउंटेन है कोई, अगर यहाँ से क्लाउड्स आए बारिश करने वाले तो माउंटेन क्या करेगा, इसको रोक लेगा और बारिश यहीं पे हो जाएगी। तो जो इसकी ये वाली साइड है इसको बोलते हैं लीवर्ड साइड।
तो ये जो लीवर्ड वाली साइड है यहाँ पे तो रेनफॉल होगी नहीं, यहाँ पे तो सूखा पड़ जाएगा। तो रिलीफ फीचर भी डिसाइड करता है कि किसी लोकेशन पे क्लाइमेट कैसा होगा। जैसे कि भारत में जब एंटर करता है मानसून, तो जब यहाँ से एंटर करता है तो यहाँ पे वेस्टर्न घाट से टकरा के यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती है। लेकिन जो इलाके इसके पीछे हैं, ये जो लीवर्ड साइड है इसकी, यहाँ पे बारिश कम होती है। और तमिलनाडु में तो जब मानसून आता है तो बहुत कम बारिश होती है, ना के बराबर। और कब बारिश होती है? जब मानसून वापसी जा रहा होता है उस टाइम पे। तो आई थिंक ये सारे फैक्टर्स आपको एक्सप्लेन कर दिए मैंने, समझ में आ गए होंगे। हालांकि इस बुक के अंदर एक्सप्लेन नहीं करा गया है, लेकिन हम अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो हमको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इसीलिए हम एक्सपीरियंस करते हैं रीजनल डिफरेंसेस, क्योंकि ये सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। कुछ जगह की लोकेशन अलग है, कोई इलाके ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं, कुछ समुद्र के पास है, कुछ दूर है, किसी का रिलीफ फीचर अलग है, कोई प्लेन है, कोई प्लेटू है, कोई माउंटेन है। तो इस कारण से हमें इंडिया के अंदर या किसी भी जगह पे बहुत सारे रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं क्लाइमेट के अंदर। जैसे इंडिया में देखोगे जैसलमेर और बीकानेर में, जो राजस्थान में, वहाँ पर डेजर्ट देखने को मिलता है, वहाँ पे मौसम बहुत ज़्यादा हॉट है। द्रास और कारगिल में देखोगे तो वहाँ पे एकदम ठंड पड़ती है, फ्रीजिंग कोल होता है। कोस्टल एरियाज जैसे कि जो समुद्र के बगल में मुंबई कोलकाता, यहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर होता है। और वहीं अगर हम एग्जांपल ले लें दिल्ली का, यूपी का, या बिहार का, हरियाणा का, इन जगहों पर क्या होता है, एक्सट्रीम कंडीशंस देखने को मिलती है। गर्मी पड़ेगी तो बिल्कुल ही गर्मी पड़ेगी, और सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। तो ये मुंबई और कोलकाता कह रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हॉट भी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है। और कोस्ट के बगल होने की वजह से इनके ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पानी के आसपास हैं तो वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। जैसे हम दिल्ली वगैरह, यूपी वगैरह में कूलर से काम चला लेते हैं, यहाँ पहले से ही ह्यूमिडिटी होती है, यहाँ तो कूलर काम भी नहीं करेगा। अगर कूलर चलाओगे तो और ज़्यादा चिपचिपा हो जाएगा आपकी स्किन। आगे कहता है मोसिन राम इन मेघालय रिसीव द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल। जो मोसिन राम है मेघालय का, वहाँ पे वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वाइल इन अ पर्टिकुलर ईयर इट में नॉट रेन एट ऑल इन जैसलमेर इन राजस्थान। कर एक तरफ देखोगे तो मोसिन राम जो कि मेघालय में है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल वाली ब्रांच जब वहाँ पे एंटर करती है, और वहाँ पे जो मोहसिन राम है वहाँ का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा है कि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं और राउंड शेप में है, वो उसको ट्रैप कर लेती हैं क्लाउड्स को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम बारिश होती है। तो मोहसिन राम में देखोगे वो दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश हो रही है। वहीं अगर हम जैसलमेर में देखेंगे, राजस्थान में, तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी साल वहाँ बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ती। तो आई थिंक ये वाला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक हमने खाली क्लाइमेट के बारे में पढ़ा है इंडिया के। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेजिटेशन, यानी कि अब हम पेड़ पौधे के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे फ्लोरा किस टाइप का पाया जाता है। कहता है वी कैन सी ए वैरायटी ऑफ प्लांट लाइव इन आवर सराउंडिंग। हम अपने आसपास कई टाइप के प्लांट की वैरायटीज़ देख सकते हैं। जैसे कि ग्रीन ग्रासेस देख सकते हो, उसके साथ साथ कुछ स्मॉल प्लांट्स भी होते हैं जिसको बुशिस या फिर श्रब्स बोला जाता है। एग्जाम्पल के लिए कैक्टस और फ्लावरिंग प्लांट्स, ये सारे श्रब्स की कैटेगरी में आते हैं। इनके अलावा कुछ बड़े ट्रीज़ हमको देखने को मिलते हैं जिनकी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, बहुत ज़्यादा इनके अंदर लीव्स होती हैं। जैसे कि नीम का पेड़ देखा होगा आपने, मैंगो का, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो कि बड़े तो होते हैं लेकिन उनके अंदर पत्तियां कम होती हैं, जैसे पाम ट्री। तो ये जो ग्रासेस, श्रब्स, ट्रीज, ये जो ग्रो हो रहे हैं खुद से विदाउट इंटरफेरेंस और हेल्प फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। तो ये जो नेचुरल वेजिटेशन यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये है कि जितने भी टाइप्स ऑफ हमने प्लांट्स देखे अपने सराउंडिंग में, वो चाहे ग्रास हो, चाहे श्रब्स हो, चाहे प्लांट हो, सॉरी ट्रीज हो, ये सारे क्या हैं, अगर खुद से ग्रो होंगे बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के, तो उनको बोला जाता है नेचुरल वेजिटेशन। मतलब आपने अगर अपने घर में किसी गमले में कोई पौधा लगा दिया तो वो उसको नेचुरल वेजिटेशन में काउंट नहीं करेंगे। नेचुरल मतलब जो नेचुरली ग्रो कर रहे हैं। आगे कहता है कि डू यू वंडर हाउ दीज डिफर्स फ्रॉम ईच अदर। क्या आपने सोचा है कि एक दूसरे से अलग क्यों होते हैं? डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल वेजिटेशन जो होती है वो इसलिए होती है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। और हर जगह देखोगे एक समान रेनफॉल नहीं होता, कहीं पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। तो ये जो हमको डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिल रहे हैं, ये किस लिए देखने को मिलते हैं? क्योंकि सब जगह क्लाइमेट अलग अलग है, और मेन जो रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? रेन। तो ड्यू टू वेराइड क्लाइमेट कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड वैरायटी ऑफ नेचुरल वेजिटेशन। यहाँ पे बहुत वाइड वैरायटी है नेचुरल वेजिटेशन की। नेक्स्ट आता है वाई आर फॉरेस्ट नेसेसरी, कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों नेसेसरी हैं, क्यों ज़रूरी हैं। तो फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं हमारे लिए।
ये बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारे लिए, जैसे कि प्लांट्स ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं जो कि हम ब्रीथ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। इनकी रूट्स क्या करती हैं, सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, जिस वजह से सॉइल इरोजन वाली कंडीशंस नहीं हो पाती हैं, सॉइल को होल्ड कर लेती है ये। तो ये क्या करती हैं, सॉइल इरोजन को रोकती हैं। फॉरेस्ट हमको टिम्बर प्रोवाइड करते हैं फर्नीचर के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि फ्यूल के लिए, फॉडर के लिए, मेडिसन के लिए, हर्ब्स के लिए, हनी, गम एट्सेट्रा, लाख जिससे चूड़ियाँ बनती हैं। मतलब बहुत सारे फ़ायदे हैं कि हमारे लिए फॉरेस्ट क्यों नेसेसरी हैं। इनसे मेडिसिन भी बनाई जा सकती है। शेल्टर के लिए भी ये प्रोवाइड करते हैं हमको, फॉडर, फ्यूल, स्पोर्ट्स गुड्स हो, फर्नीचर हो, रबर हो, टिम्बर हो, नेचुरल कोई भी हैबिटेट हो, वाइल्ड लाइफ के लिए हैबिटेट प्रोवाइड करती हैं। गम हो, लाख हो, फ्रूट्स, हनी, ऑक्सीजन, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, जिसको हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतने सारे फ़ायदे हैं फॉरेस्ट के। फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो जितने भी वाइल्ड लाइफ हैं उनके लिए तो नेचुरल हैबिटेट होता है फॉरेस्ट। और नेचुरल वेजिटेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो रही है बहुत लार्ज एक्सटेंट पे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, रेकलेस कटिंग कर रहे हैं ट्रीज़ की। और हमको क्या करना चाहिए, प्लांट करना चाहिए और ज़्यादा ट्रीज़। और लोगों को अवेयर करना चाहिए कि हाँ भाई, ट्रीज़ के ये इंपॉर्टेंस होते हैं, इनको नहीं काटना चाहिए। हमको स्पेशल प्रोग्राम्स जैसे कि वन महोत्सव, इनमें इन्वॉल्व होना चाहिए और अपनी अर्थ को ग्रीन बनाने के लिए अपना योगदान देना चाहिए। तो बेसिकली हमें ट्रीज़ के, प्लांट्स के फ़ायदे बताए गए। अब नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, वाइल्ड लाइफ। तो फॉरेस्ट जो है वो वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ के लिए क्या है, होम है। और हमारे यहाँ थाउजेंड ऑफ स्पीसीज़ ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, वो भी लार्ज वैरायटी। मतलब कितने स्पीसीज़ हैं, लाखों। हर, चाहे वो रेप्टाइल हो, चाहे वो एम्फीबियंस हो, चाहे मैमल्स हो, चाहे बर्ड, इंसेक्ट, वॉर्म्स हो, इन सब की थाउजेंड लैक्स ऑफ स्पीसीज़ हमको देखने को मिलती है। जैसे टाइगर जो कि हमारा नेशनल एनिमल है, वो कई पार्ट्स में पाया जाता है इंडिया के। गिर जो कि गुजरात में है, गिर फॉरेस्ट, वहाँ पे वो एशियाटिक लायंस का होम है, होम माना जाता है। एलिफेंट और वन हॉर्न राइनोसोरस जो हैं वो असम में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स ऑल्सो फाउंड इन केरला एंड कर्नाटका। कैमल्स जो हमें ग्रेट इंडियन डेजर्ट में देखने को मिलते हैं। वाइल्ड एसिस हमको रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलते हैं। वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड, बियर्स, ये सारे हमको हिमालयन रीजन में देखने को मिलते हैं। और इनके अलावा बहुत सारे जानवर हैं जो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि मंकी, वोल्फ, जैकाल, चीता, नीलगाय, ये सारे। इंडिया जैसे कि रिच है एनिमल्स के मामले में, सेम उसी तरीके से बर्ड्स भी यहाँ पे बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं। जैसे पिकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है। और कुछ अदर कॉमन बर्ड्स हैं जैसे कि पैरट, पिजन, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स। और बहुत सारी बर्ड सेंचुरीज़ भी बनाई गई हैं इन बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि इनके नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जा सके। दिस प्रोवाइड्स द बर्ड प्रोटेक्शन फ्रॉम द हंटर्स। और ये क्या कर रही हैं, बर्ड सेंचुरीज बनाने से जो हंटर्स हैं उनसे बचाया जा सकेगा इन लोगों को, इन जीवों को, इन सारे पक्षियों को। कैन यू नेम 5 बर्ड्स दैट कॉमनली फाइंड इन योर एरिया? क्या आप अपने एरिया में पाए जाने वाले 5 बर्ड्स का नाम बता सकते हो? वैसे ही कह रहे हैं सेवरल हंड्रेड्स ऑफ स्पीसीज हैं स्नेक्स की, जो कि इंडिया में पाई जाती हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट हैं कोबरास, क्रेथ। और कटिंग होने से, क्योंकि ट्रीज़ की कटिंग हो रही है, जानवरों की हंटिंग हो रही है, तो सेवरल स्पीसीज़ ऑफ वाइल्ड लाइफ आर डिक्लाइनिंग रेपिडली। इसके कारण से हो क्या रहा है कि बहुत सारी जो स्पीसीज़ हैं वो धीरे धीरे गायब होती जा रही हैं, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं। पेड़ काटने से क्या हो रहा है, नेचुरल हैबिटेट ख़त्म होता जा रहा है इन सारे एनिमल्स का, और ये भी धीरे धीरे डिक्रीज़ होते जा रहे हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देम, इनको बचाने के लिए हमने क्या करा है, कई सारे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ बनाई हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स का सेटअप करा गया है, ताकि इनको बचाया जा सके। आगे फर्दर क्लासेस में आप समझेंगे कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें अंतर क्या होता है। अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि ये सारी चीज़ें किस लिए बनाई हैं, ताकि ये जो एनिमल की बायोडाइवर्सिटी है, प्लांट्स की डाइवर्सिटी है, इनको प्रोटेक्ट किया जा सके। द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में स्टार्ट किया गया था, इसको याद रखना है, क्योंकि उस समय पे टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा घटती हुई जा रही थी, और पोचिंग, इलीगल पोचिंग, हंटिंग, ये सब बहुत ज़्यादा हो रही थी। इसलिए प्रोजेक्ट टाइगर लाए गए, रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए इन चीज़ों पे, और स्ट्रिक्ट एक्शंस लिया गया जो लोग इसमें, जिससे कि लोग आगे इलीगल
पोचिंग वगैरह, हंटिंग वगैरह ना करें। नेक्स्ट हमारा प्रोजेक्ट एलिफेंट, जो कि 1992 में स्टार्ट करा गया था, और इन दोनों का ईयर इम्पोर्टेंट है एलिफेंट्स को बचाने के लिए, एलिफेंट्स का जो कॉरिडोर होता है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आगे कहता है कैन यू नेम सम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ इंडिया एंड लोकेट देम ऑन मैप। तो क्या आप कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के नाम बता सकते हो और उनको मैप पे दिखा सकते हो, जो अभी हम आगे फर्दर देखेंगे, जो मैंने अलग से एक स्लाइड ऐड करी है। यू कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट इन कंजर्व वाइल्ड लाइफ। यू कैन रिफ्यूज़ टू बाई थिंग्स मेड फ्रॉम पार्ट्स ऑफ बॉडीज ऑफ एनिमल्स सच एज देयर बोन्स। मतलब ये कह रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने में आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हो। किस तरीके से करोगे कि आपको ऐसी चीज़ें नहीं खरीदनी है जो कि एनिमल के बोन से बनी है, उनके हॉर्न से, उनके फर या फिर स्किन से, फैदर से, इन सब चीज़ों से मिलकर बनी है। उन चीज़ों को हमें बिल्कुल मना करना है, ऐसी चीज़ें हमको बाय नहीं करनी है। एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक इन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर। ये भी इम्पोर्टेंट है कि हम हमेशा अक्टूबर के फर्स्ट वीक में वाइल्ड लाइफ वीक जो है उसको सेलिब्रेट करते हैं, टू क्रिएट अवेयरनेस ऑफ कंजर्वेटिंग द हैबिटेट ऑफ एनिमल किंगडम, ताकि लोगों के बीच अवेयरनेस क्रिएट करी जा सके। आगे यहाँ पे एक बॉक्स में दे रखा है कि कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं जो कि बहुत दूर से ट्रैवल करती हुई आती हैं कुछ स्पेसिफिक सीजन में। सम बर्ड्स, जैसे कि एग्जांपल के लिए पिंटाइल डक, कर्ल्यूस, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट, ये माइग्रेट करती हैं कंट्री टू कंट्री इन विंटर सीजन एवरी ईयर। स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड जिसका नाम क्या है, लिटिल स्टिंट, इसका वजन लगभग 15 ग्राम होता है। ये आर्कटिक रीजन से आती है 8,000 किलोमीटर ट्रैवल करके इंडिया में। सोचो 8,000 किलोमीटर ट्रैवल करके कोई पक्षी आता है कहाँ पे, इंडिया में। तो ये कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स के नाम लिखे हैं। यहाँ हम देख लेते हैं कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे यहाँ पे देखोगे सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है राजस्थान में, यहाँ चंद्रप्रभा, यहाँ पे कवाल, पचरा, मतलब जितने भी हैं आप देख लेना। हालांकि इंडिया के अंदर 573, लगभग 573 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, तो इसको आप एक बार देख लेना। आगे हम इसके एक बार एमसीक्यू देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है वो कहाँ होती है, तो मौसिन राम, जो कि कहाँ है, मेघालय में। वाइल्ड गोट्स एंड स्नो लेपर्ड आर फाउंड इन, वाइल्ड गोट और स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते थे, हिमालयन रीजन में। गिर फॉरेस्ट जो था वो एशियाटिक लेवन का घर था। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून पीरियड द मॉइस्चर लाडेन विंड्स ब्लो फ्रॉम, जब साउथ वेस्ट मानसून आता है उस टाइम पे जो विंड्स होती हैं वो कहाँ से कहाँ ट्रैवल करती हैं, तो सी से लैंड की तरफ ट्रैवल करती हैं, और जब मानसून वापसी जाता है तब लैंड टू सी की तरफ ट्रैवल करती हैं। आई थिंक ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आया होगा, और कोशिश करी है मैंने कि आपको हर चीज़ अच्छे से समझा सकूं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए ठीक है, धन्यवाद।